Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 4, Mineral and Energy Resources. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with energy resources. So student, energy resources are those resources which give us energy. Energy resources वो resources है बच्चा जो हमें energy देते हैं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, machines को run कर सकते हैं and so on. ठीक है, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं. Electricity often called power. Electricity को हम oftenly क्या बोलते हैं बच्चा? power है ना? Electricity often called power is the most common form of useful energy. अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे कॉमन यूजफुल फॉर्म है क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी. अब ये बहुत सारे सोर्सेस से जनरेट की जा सकती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे सोर्सेस से जनरेट की जा सकती है. तो जो इसका पहला सोर्स है उसे हम बोलते हैं थर्मल पावर. क्या बोलते हैं बच्चा? थर्मल पावर. थर्मल पावर जनरेट की जाती है मिनरल फ्यूल से विच कंटेन ट्रैप्ड सोलर एनर्जी. ठीक है, थर्मल पावर किससे जनरेट करते हैं बच्चा? हम मिनरल फ्यूल से. मिनरल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जिनमें पहले कभी सोलर एनर्जी ट्रैप हो गई होगी और फिर मिनरल फ्यूल से हमने क्या जनरेट की? थर्मल पावर. उसके बाद आती है एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ थर्मल पावर. न्यूक्लियर पावर भी किसका ही फॉर्म है? थर्मल पावर का ही फॉर्म है. इज जनरेटेड फ्रॉम मिनरल सब्सटेंस. ये कैसे ही जनरेट होती है बच्चा? मिनरल सब्सटेंस से जनरेट होती है. वो मिनरल है यूरेनियम एंड थोरियम. बात समझ में? जरा ध्यान से सुनो कि ये जो थर्मल पावर है ये मिनरल फ्यूल से जनरेट हो रही है. वहीं पर एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर यूरेनियम और थोरियम से बन रही है या जनरेट हो रही है. फिर थर्ड टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पहले हमने पढ़ा थर्मल पावर, मिनरल फ्यूल से जनरेट हुई. फिर हमने पढ़ा एटॉमिक न्यूक्लियर पावर जो यूरेनियम थोरियम से डेवलप हुई. अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो रनिंग वाटर से जनरेट की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बी कन्वेंशनल. जो भी एनर्जी के सोर्सेज है बच्चा वो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल जिनको हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, या नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं जो कि अल्टरनेटिव्स हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज की. ठीक है, पहले हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज को देखेंगे. वो कन्वेंशनल सोर्सेज जो बहुत टाइम से हमें एनर्जी देते आए हैं. पहला है वुड. वुड मतलब लकड़ी. वुड गिव्स द विलेज पीपल एंड द अर्बन पुअर इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द एनर्जी दे यूज़ फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. आप लोग आज भी जब गांव में जाएंगे तो देखेंगे गांव में लोग चूल्हा ही जलाते हैं, है ना? चूल्हे में लकड़ियां जलाते हैं. शहरों में भी जो गरीब लोग हैं उनके घरों में चूल्हा होता है, वो लकड़ियां जलाते हैं. तो ये मोस्ट यूज्ड फॉर्म है एनर्जी का हमारी कंट्री में. अब तो खैर सबको एलपीजी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो विलेजेस में भी एलपीजी सिलेंडर का यूज़ होता है. पर अगर देखिए तो वुड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए. वुड गिव्स द विलेज पीपल, गांव वाले लोगों को भी, अर्बन पुअर को भी एनर्जी देने का काम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए किसने ही दिया है बच्चा? वुड ने दिया है. दिस वुड यूजुअली कम फ्रॉम, और ये वुड कहाँ से आती है? ये लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? ट्रीज से, फॉरेस्ट से. जो नेबरहुड में जो भी ट्री या फॉरेस्ट अवेलेबल होगा वहाँ से लकड़ियाँ आएंगी. इट इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. एक बार आपने एक पेड़ काट भी दिया तो दूसरा लगा देंगे, है ना? इसे रिन्यूएबल क्यों बोला पता चल गया, क्योंकि अगर एक पेड़ हमने बच्चा काट दिया तो दूसरी जगह एक और पेड़ लगा देंगे और इस तरीके से फिर से लकड़ी आपको मिल जाएगी. ठीक हुई बात? बट इट मे बिकम स्कार्स इफ़ यूज्ड अप फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड. ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी अगर आपने इसको यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया और उसको पढ़ने का, रिप्लेनिश होने का, फिर से लगने का टाइम नहीं दिया. आपने पेड़ काट दिए 3 और उसकी जगह पेड़ लगाया 1. अभी तो वो छोटा ही है ना? तो उसको प्रॉपर रिप्लेनिश होने का टाइम चाहिए बच्चा, नहीं तो ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम वुड के साथ ये है कि वो क्लीन फ्यूल नहीं है बच्चा. जब भी लकड़ी जलती है तो गांव में अगर आप लोगों ने चूल्हा जलते देखा होगा तो देखा होगा कितना धुआं निकलता है
है ना। और वो जो धुआं होता है, वो जो लेडी वहाँ पर खाना बना रही होती है उसकी आंखों के लिए भी ख़राब होता है, और एनवायरनमेंट के लिए तो ख़राब है ही, हमारी एयर को पोल्यूट करता है। तो वुड एक क्लीन फ्यूल नहीं है। एज इट बर्न इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, जब वो जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनरल फ्यूल। मिनरल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। बिकॉज क्यों बोलते हैं बच्चा कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स? क्योंकि ये रिमेन्स, जो बचे हुए दबे हुए जो प्लांट एनिमल जो बहुत सालों तक दब जाते हैं, उनके ऊपर फिर इंटेंस हीट, प्रेशर, कार्बन, ये सारी चीज़ें जब काम करती हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल में, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ठीक हुई बात। मिनरल फ्यूल का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इन्हें ही हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं क्योंकि ये बनती हैं, डिराइव होती हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दबते गए और फिर काय में कन्वर्ट हो गए, कोल में, पेट्रोल में या नेचुरल गैस में। बच्चा अगर हम वुड से कंपेयर करें तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनकी जो हीट जनरेटिंग कैपेसिटी होती है पर यूनिट ऑफ वेट ज़्यादा होती है। लकड़ी, कोल, पेट्रोल या नेचुरल गैस, ठीक है, अगर हम वुड को कंपेयर करें इन तीनों में से किसी के साथ भी, तो आप देखोगे कि इन तीनों में ज़्यादा कैपेसिटी है काय की, हीट जनरेशन की, पर ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज किसी प्लांट या एनिमल को ज़मीन के नीचे गाड़ दें और फिर 3-4 हज़ार साल बाद देखें। तो हम कर सकते हैं क्या ऐसे? हमारी लाइफ तो कितने 80-90 ईयर मैक्सिमम लाइफ है। पर बच्चा ये प्लांट और एनिमल जब हज़ारों सालों तक, 3-4 साल तक दबे रहते हैं, जब जाके वो पेट्रोल बनते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि ये बनेगा तो, पर बनने में टाइम इतना लगेगा कि हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो मिनरल फ्यूल है उनका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन्हीं को फॉसिल फ्यूल भी किया कहा जाता है क्योंकि ये रिमेन्स से बनते हैं। किसके रिमेन्स से? प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से बनते हैं। इनमें हीट जनरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है पर ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। एक बार ख़त्म हुए तो वापस से आने में बहुत मुश्किल होगी। बिसाइड्स, एज इन द केस ऑफ वुड, बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन। जैसे लकड़ी के केस में हमने देखा कि जब हम वुड को जलाते हैं तो क्या होता है बच्चा? धुआं होता है, एयर पोल्यूशन होता है। सेम फॉसिल फ्यूल के केस में भी। नाउ कोल। बच्चा देखो, कोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये किससे बनता है? मार्शी, जो दलदली एरिया होता है, वहाँ पर जो प्लांट ग्रो होते हैं उनके कहीं ज़मीन के अंदर दबने से ही क्या बनता है बच्चा? कोल बनता है। अब जो बचा हुआ, जो रिमेन्स मतलब बचा हुआ, द रिमेन्स शैंक अंडर वाटर, पानी के अंदर डूब जाएगा। उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्शन करेगा लो ऑक्सीजन में, दलदली एरिया में वैसी ऑक्सीजन नहीं होती। जो अंडर वाटर, पानी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो इसके अंदर फ्री कार्बन को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। एज अर्थ मूवमेंट्स बरीड द रिमेन्स डीपर अंडरग्राउंड, अर्थ की मूवमेंट के कारण और वो अंदर 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 दबता जाएगा, और दबने के कारण दे वर सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर। उसके ऊपर हीट भी बहुत ज़्यादा लग रही है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अल्टीमेटली किस में टर्न हो जाएगा? कोल में टर्न हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चा? मार्शी एरिया में जो प्लांट्स थे उनके जो रिमेन्स थे वो पानी के अंदर मार्शी एरिया में ही दब गए। वहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम था, बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्शन कर रहा था, फ्री कार्बन का अमाउंट इसके अंदर बढ़ गया। अर्थ की मूवमेंट के कारण ये और गहरे में दबते गए, इनके ऊपर हीट और प्रेशर दोनों ने काम किया, तो ये काय में टर्न हो गए, काय में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक हुई बात? तो बच्चा ये जो कोल है इसका यूज़ काय में होता है? थर्मल पावर प्लांट में होता है। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग थर्मल पावर, कोल इज़ यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रीज। कोल से थर्मल पावर तो जनरेट होता ही है बच्चा, पर बहुत सारी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिसमें कोल का यूज़ होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ वाइजली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ हो रहा है। साथ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। थर्मल पावर में यूज़ होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी इसका यूज़ होता है।
वर्ल्ड में अगर हम लीडिंग कोल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ की बात करें तो वो है चाइना, यूएसए, इंडिया भी है। चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी। ठीक हुई बात। तो कहाँ कहाँ पर मेन 6 कंट्रीज़ का नाम दिया है, चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी। 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्रीज़ का नाम आपको लर्न करना है कोल के लिए। इसमें से एक हो गया इंडिया, अब बचे 6। एक हमारा पड़ोसी चाइना लिख देना, है ना, उसके ऊपर रशिया दिख जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, जर्मनी, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोल प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम इंडिया में बोले कि इंडिया में क्या हर स्टेट में होता है, तो नहीं बच्चा, हर स्टेट में तो नहीं होता। पर मेजर कोल बेयरिंग स्टेट्स हैं झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारिया एंड बोकारो झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, सिंगरौली। तो कितने स्टेट लर्न कर रहे हो तुम्हें, देखो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। बोलो एक बार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। अगर हम झारखंड में देखें तो कौन से दो फेमस प्लेस है, झारिया बोकारो, रानीगंज वेस्ट बंगाल, सिंगरौली मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तालचेर उड़ीसा। एंड सम आर आवर मेजर कोल फील्ड्स है ना। तलचेर, बोकारो, झारिया, रानीगंज, सिंगरौली। झारिया बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तालचेर उड़ीसा में है। ये इंपॉर्टेंट मेजर कोल फील्ड्स है इंडिया की। नाउ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Petroleum was formed from the remains of simple marine organism, both plants and animal. अब समुद्र के अंदर बच्चा, अभी हमने देखा था मार्शी एरिया में, है ना, कोल बना था। अब हम देखेंगे समुद्र के अंदर में अगर कोई मराइन ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो रिमेन्स होते हैं वो दब जाते होंगे, है ना, बचा हुआ जो उसकी बॉडी का पार्ट है। डिपॉजिटेड इन शैलो डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन में वो डिपॉजिट हो जाता है सी बैट के। फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्स, सपोज करो यहाँ पर किसी ऑक्टोपस की डेथ हुई, ये हाइड्रा की डेथ, मतलब हाइड्रा प्लांट भी मर गया, ऑक्टोपस की भी डेथ हुई, फिर इसके ऊपर सेडिमेंट्स, फिर पत्थर की एक लेयर आ गई, फिर कोई सेडिमेंट आ गया। इस तरीके से ये नीचे की तरफ जाते जाएंगे और मिलियंस ऑफ ईयर में ये वाइल द सेडिमेंट हार्डन इनटू रॉक्स, और ये सेडिमेंट्स फिर जैसे कि पत्थरों के ऊपर 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 प्रेशर लगता जाएगा, तो ये काय का फॉर्म ले लेते हैं बच्चा, रॉक का फॉर्म ले लेते हैं। द ट्रैप्ड रिमेन्स डिकेइंग, जो इनके अंदर ट्रैप हुआ जो मटेरियल था वो धीरे धीरे डीके होने लगता है, सड़ने लगता है, वो भी लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में वो लिक्विफाइड हो जाते हैं। किसमें, पेट्रोलियम में, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इनके ऊपर एक्शन करता है, उन्हें लिक्विफाइड कर देता है, क्या बना देता है, पेट्रोलियम बना देता है, क्योंकि वहाँ पर हीट भी है और बच्चा प्रेशर भी है। द पेट्रोलियम मूव थ्रू पोर्स इन रॉक्स, और पेट्रोलियम किसके थ्रू मूव करता है, रॉक्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू। एंड कलेक्टेड इन डिप्रेशन बिलो द लेयर ऑफ इम्परमिएबल नॉन पोरस रॉक। देखो कुछ रॉक ऐसी होंगी जो पोरस, जो मटेरियल को आर पार होने देंगी, यहाँ पर अगर कोई मटेरियल है तो उसको इस पार निकलने देंगी, इनको बोलते हैं पोरस। पर एक लिमिट के बाद बच्चा आपको जो भी रॉक्स मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, इम्परमिएबल नॉन पोरस, जो अपने अंदर से पार नहीं होने देंगी। ठीक हुई बात। तो जब तक पेट्रोलियम को पोरस रॉक्स मिली वो उससे पास होते गए, पर एक टाइम के बाद जब उसे नॉन पोरस रॉक्स मिलेंगी वो इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। दस अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर ऑफ पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड। यहाँ तक देखो, यहाँ से पोरस थी तो ये निकलता हुआ आया, ये वाली फिर पोरस थी तो यहाँ से भी पेट्रोलियम निकल के नीचे की तरफ आ गया, पर अब ये नॉन पोरस लेयर है, अब ये निकलने नहीं देगी, तो यहाँ पर पेट्रोल इकट्ठा हो जाएगा और यहीं पर क्या बनेगा बच्चा, पेट्रोलियम का रिजर्वॉयर। Usually such reservoir have natural gas trapped in the space above the oil. ऐसे नेचुरल रिजर्वॉयर में क्या होता है बच्चा, ये जो नेचुरल नहीं सॉरी, ऐसे रिजर्वॉयर में क्या होता है, जो नेचुरल गैस होती है ये ट्रैप हो जाती है। जैसे ये रहा ऑयल, और ऑयल के ऊपर ये जो स्पेस है, खाली स्पेस है, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको बच्चा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ चीफली मीथेन गैस। नेचुरल गैस में बेसिकली क्या ही होती है, मीथेन गैस। ठीक है बात।
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों ही एनर्जी का सोर्स है। इनके एडवांटेजेस भी हैं कोल के ऊपर। मतलब अगर हम कोल से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कोल के कंपैरिजन में। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू इनको हम लॉन्ग डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देयर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी पर यूनिट ऑफ वेट इज़ मच हायर देन कोल। जैसे वुड से ज़्यादा कैपेसिटी थी हीट जनरेटिंग की कोल में, कोल से भी ज़्यादा हीट जनरेटिंग कैपेसिटी है किस में बचा, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो ये कोल से अच्छा है। ड्यूरिंग पावर जनरेशन, जब पावर जनरेशन होता है तो वेस्टेज बहुत कम होती है, लेस पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू कोल। अगर हम कोल और पेट्रोलियम को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगा, कोल। पेट्रोलियम उतना ज़्यादा नहीं फैलाएगा। अपार्ट फ्रॉम पावर जनरेशन के अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बहुत सारे दूसरे यूजेस भी हैं। जब हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं। और बच्चा जब रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की तो बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी मिलते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। जब पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होगी तो उसमें आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, टर्बाइन फ्यूल मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगा। पेट्रोल एंड डीजल आर फ्यूल यूज बाय ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेट्रोल आर हम हमारे ऑटो में, कार में, बस में क्या डालते हैं, पेट्रोल, डीजल। अनदर प्रोडक्ट इज asphalt is used for road surfacing and waterproofing। एसफॉल्ट का यूज़ होता है बच्चा वाटर सरफेसिंग के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। पेट्रोल डीजल आपने ऑटोमोबाइल्स में डाल लिया, एसफॉल्ट से रोड सरफेसिंग कर दी, वाटर प्रूफिंग कर दी। नेचुरल गैस डोमेस्टिक यूज़ भी आती है और इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है। इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी। इसको हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलपीजी में, सीएनजी में। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का यूज़ आज कुकिंग फ्यूल की तरह पूरे इंडिया में हो रहा है, स्पेशली सिटीज़ नहीं बच्चा, विलेजेस में भी हो रहा है ना। सीएनजी इज़ अ फ्यूल फॉर व्हीकल। सीएनजी व्हीकल का फ्यूल है। मैंने इसलिए कहा, देखो आपकी बुक तो बोल रही है कि स्पेशली सिटीज़ में, पर आज नियर बाय विलेजेस एरिया में भी आपको हर जगह एलपीजी मिल जाएगा, गैस पे ही खाना बन रहा है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल दैन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल डीजल से क्लीन फ्यूल है बिकॉज इट कॉजेज लेसर पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन कम फैलाता है। कंट्रीज़ अराउंड द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कहाँ पर है बच्चा, ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया से जब हम यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे, चलो इंडिया से यहाँ पर आगे की तरफ जाते हैं, है ना, तो ये जो छोटा वाला एरिया आता है यहाँ पर, ये है पर्शियन गल्फ, है ना। तो पर्शियन गल्फ के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर आपको पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिलेंगी। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया इज़ द लीडर and Iran, the UAE, Kuwait, Iraq are also important producer of Kuwait. The countries around the Persian Gulf. Persian Gulf के आसपास की कंट्रीज़ प्रिंसिपल पेट्रोलियम प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, काय का, पेट्रोल का। एमंग दिस कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इसमें, सऊदी अरेबिया इज़ द लीडर, सऊदी अरेबिया लीडर है, एंड ईरान, UAE, United Arab Emirates, Kuwait, Iraq are also important producer of petroleum. Important producer from other parts of the world। देखो ये तो पर्शियन गल्फ के आसपास थी, इसके अलावा भी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है तो रशिया, USA, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, वेनेजुला। वेनेजुला में भी बहुत क्वांटिटी में पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं। नॉर्वे, नाइजीरिया, ब्राज़ील, अल्जीरिया, ये भी वो कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करती हैं। एमंग द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस आर रशिया, USA, कनाडा, UK एंड नॉर्वे। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में रशिया, USA, कनाडा, UK, नॉर्वे ये मेजर है, किस में, नेचुरल गैस में। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो कंट्रीज़ अराउंड पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, UAE। अब अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, तो वो है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई। ये 3 जगह हैं जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है इंडिया में, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई। द अरेबियन सी ऑफ
द कोस्ट ऑफ मुंबई, बॉम्बे हाई कहाँ पर है बच्चा? द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई कोस्ट पे है अरेबियन सी में। असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, ये 3 जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। ये जो रीजन है ये लार्ज क्वांटिटी में नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। जो मेन ऑयल फील्ड है असम की वो दिग्बोई में है। इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इज ऑल्सो एट दिग्बोई, इंडिया की जो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है वो भी दिग्बोई में है। गुजरात की जो मेजर ऑयल फील्ड है वो गल्फ ऑफ खंबात में है और अंकलेश्वर में भी है एंड कालोल, अंकलेश्वर, कालोल, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गुजरात की जो मेजर ऑयल फील्ड है वो गल्फ ऑफ खंबात में है, अंकलेश्वर में है और कालोल में है। अंडमान निकोबार आइलैंड, parts of Ganga Godavari basin and delta of Kaveri Krishna Mahanadi and the Thar desert have recognized as potential oil bearing areas। ऐसा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार में गंगा गोदावरी बेसिन में कावेरी कृष्णा महानदी की जो बेसिन है यहाँ पर भी पोटेंशियल है कि हो सकता है फ्यूचर में हमें यहाँ पर भी क्या मिल जाए, पेट्रोलियम रिसोर्सेज मिल जाए या हो सकता है यहाँ पर ऑयल हो। इंडिया इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ ऑयल टू मीट इट्स नीड, हमारी जितनी नीड है बच्चा उसका हम सिर्फ 20% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी 80% हमारा जो ऑयल है वो इम्पोर्ट होता है। ठीक कोई बात? चलो, नाउ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, चलो रनिंग वाटर से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोड्यूस्ड एनर्जी को बच्चा क्या बोलते हैं हम? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। रनिंग वाटर फ्रॉम विच हाइडल पावर इज जनरेटेड, रनिंग वाटर से कौन सी पावर जनरेट होती है बच्चा? हाइडल पावर। इज एन एनर्जी सोर्स इन ऑल द मेजर कॉन्टिनेंट, बच्चा हमारे जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट है उनको सेपरेट करता है ओशन, तो पानी हमारे पास बहुत क्वांटिटी में ऑलरेडी अवेलेबल है ना। ये एनर्जी रिसोर्स है सारे मेजर कॉन्टिनेंट का। इन पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग द शाफ्ट ऑफ जनरेटर, क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किसको रोटेट किया जाता है? शाफ्ट को। किसके शाफ्ट को? जनरेटर के, जो किससे अटैच होता है? फिर से सुनना, देखो जब भी पावर प्लांट है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए शाफ्ट को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, किसके शाफ्ट को? जनरेटर के शाफ्ट को, जो किससे अटैच होता है? टरबाइन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? टरबाइन से। इन हाइडल पावर जनरेशन मूविंग वाटर यूजुअली वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाइडल पावर जनरेशन में बेटा मूविंग पावर वाटर का बहुत ज़्यादा काम होता है, मूविंग वाटर या फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंची हाइट से पानी को नीचे गिराना। इज मेड टू स्ट्राइक द ब्लेड, और फिर वो किसको स्ट्राइक करता है? ब्लेड्स को स्ट्राइक करता है, किसकी? टरबाइन की। टू मेक इट रोटेट, टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन की ब्लेड्स को घुमाने के लिए वाटर को एक ग्रेट हाइट से गिराया जाता है। वाटरफॉल्स, डैम एंड स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स देयरफॉर ऑफर आइडियल कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, अगर आपको हाइडल पावर जनरेट करनी है तो या तो आपके पास डैम हो, स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर हो, या तो बड़ा बड़ा वाटरफॉल हो। तो बच्चा हाइडल पावर में क्या करते हैं? पानी को एक हाइट से गिराया जाता है या वाटर को इस तरीके से मूव कराया जाता है कि वो ब्लेड्स, जो टरबाइन है उसकी ब्लेड को स्ट्राइक करे और उसे रोटेट करे, और जहाँ वो उसको रोटेट कराएगा फिर क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, चलो कौन कौन सी जगह? या तो आपके पास डैम हो या स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर हो या वाटरफॉल हो जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। वाटर एज एन एनर्जी रिसोर्स हैज़ सेवरल एडवांटेजेस, अगर वाटर का से हम एनर्जी बना पाएँ बच्चा तो ये तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हर साल हम देखते हैं बारिश हो जाती है, हमारे पास बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। चीपर है, सस्ता है दूसरे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से, मिनरल फ्यूल से। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल है पावर जनरेट करने के लिए उन एरियाज़ में जहाँ पर मिनरल फ्यूल अवेलेबल नहीं है। बिसाइड्स हाइडल पावर इज इको फ्रेंडली, हाइडल पावर बच्चा इको फ्रेंडली भी है क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये देखो इस डायग्राम से तुम्हें समझ में आएगा, ये वाटर का रिजर्वायर है, यहाँ तेजी से पानी, देखो इतनी हाइट तक पानी है, तो सोचो कितनी स्पीड से पानी यहाँ पर जाएगा। ये ब्लेड, टरबाइन की ब्लेड हिलने लगेंगी और इतनी तेज़ी से हिलेंगी कि यहाँ पर ये जनरेटर है, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी।
बच्चा अभी हमने देखा कि वो रिजर्वायर में इतना सारा पानी था, जब जाके हमने थोड़ा सा पानी यहाँ पर टरबाइन पे स्ट्राइक करवाया, फिर यहाँ जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी, है ना। तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर चाहिए। तो रिजर्वायर के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डैम, है ना। तो हाइडल पावर जनरेशन के लिए जो हम बच्चा डैम बनाते हैं उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सच अ डैम हैज़ रिजर्वायर। डैम का क्या होता है, रिजर्वायर होता है जहाँ पर आप वाटर को स्टोर करके रखते हो। ये जो रिजर्वायर है ये वाटर सप्लाई करता है टाउन्स को, सिटीज़ को। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी देता है। फिशिंग होती है, लोग घूमने जाते हैं तो रिक्रिएशन भी होता है। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि ये टाउन को, सिटीज़ को पानी प्रोवाइड करेगा, इरिगेशन के लिए पानी देगा, इसमें फिशिंग होगी, रिक्रिएशन मतलब लोग घूमने के लिए जाएंगे। बट इट ड्राउन्स फॉरेस्ट, पर जिस इतने बड़े एरिया में जहाँ फॉरेस्ट बना होता है उसका पूरा जंगल वहाँ पर डूब गया होता है, क्रॉप लैंड डूब गई होती है, ह्यूमन सेटलमेंट पता नहीं कितने गांव को बच्चा एक साथ में खाली कराया जाता है, कितनी ज़मीनों पे ये डैम बनते हैं। तो वहाँ पर जो भी फ्लोरा फोना, जो भी प्लांट और एनिमल्स से लगे होते हैं, उन सब की लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जो एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहती हैं, उसको भी वहाँ से हटा दिया जाता है। दिस मेक्स मेनी पीपल एंड एनिमल होमलेस। इससे बहुत सारे लोग और एनिमल होमलेस हो जाते हैं। समटाइम डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल इकोसिस्टम, और एक बहुत बढ़िया वैल्यूएबल इकोसिस्टम को भी डैम के चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो एसटी कम्युनिटी वहाँ पर रहती थी उसके कुछ कल्चरल इंटरेस्ट थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बिसाइड्स डैम आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड। डैम बनाना बहुत चीप काम नहीं है, बहुत आसान नहीं है बच्चा, बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क है। एंड बाय स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि इनमें इतने अमाउंट में वाटर होता है कि कई बार ये अर्थक्वेक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। कुछ मेजर हाइडल पावर की अगर हम बात करें कि वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी से बिजली बनाई जा रही है, तो वो है चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए, रशिया, नॉर्वे एंड इंडिया। फिर यहाँ पर कितनी कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। और उस 7 में कम से कम कितनी, 3 तो 4 कॉमन ही है, चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया, ये कॉमन है। कनाडा, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए, रशिया, नॉर्वे, इंडिया, ये वो कंट्रीज हैं जो हाइडल पावर में मेजर यूज़र हैं। इंडिया के पास भी बहुत पोटेंशियल है हाइडल पावर जनरेट करने का। अगर हम हाइडल पावर जनरेट करते रहे तो जो हमारी जो डिपेंडेंस है पेट्रोलियम इंपोर्ट पे वो कम हो जाएगी। हम एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म होने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है, जैसे कि कोल, है ना। अब हम लोग मेजर पावर प्लांट्स, नहीं पावर नहीं, हाइडल पावर प्लांट्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो ओल्डेस्ट है, इंडिया का जो ओल्डेस्ट पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट है, इंडिया का ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्लांट है शिव समुद्रम, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद रहे कृष्णा राजा सागर, कर्नाटका में, नागार्जुन सागर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मेट्टूर तमिलनाडु, इडुक्की और सबरीगिरी केरला में, कोयना महाराष्ट्र, हीराकुंड उड़ीसा में, भाखड़ानंगल हरियाणा में, भाखड़ानंगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, रिहान उत्तर प्रदेश, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल, झारखंड। ये याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ओल्डेस्ट, इसको तो बिल्कुल ही याद रखना, ओल्डेस्ट हाइडल पावर है शिव समुद्रम। कहाँ पर है शिव समुद्रम, कर्नाटका में है। फिर कृष्ण राजा सागर डैम कर्नाटका में, नागार्जुन सागर तेलंगाना आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मेट्टूर तमिलनाडु, इडुक्की एंड सबारीगिरी केरला, कोयना महाराष्ट्र, हीराकुंड उड़ीसा, भाखड़ानंगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, रिहान उत्तर प्रदेश, दामोदर वेस्ट बंगाल, झारखंड। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। एज द डिमांड फॉर पावर इज़ इंक्रीजिंग, पावर की डिमांड तो बच्चा रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। अटैम्प्ट हम ऐसे कर रहे हैं कि जिससे हमें न्यू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज मिले पावर के, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे डे बाय डे ग्रो करेगी, हमारी लाइफ में लग्जरी बढ़ती जा रही है, तो पावर का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है,
जितने भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं ये इनएग्जॉस्टेबल हैं और रिन्यूएबल हैं। तो बच्चा अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में मेजर सोर्सेज वो हैं जो इनएग्जॉस्टेबल हैं या रिन्यूएबल हैं, जो एक टाइम के बाद फिर से रिप्लेनिश हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी हम ऑब्टेन करेंगे फिजन से। फिजन मतलब ब्रेकिंग अप, किसको ब्रेक करना है? न्यूक्लियाई को ब्रेक करना है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी न्यूक्लियाई को तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? एनर्जी। यूरेनियम, थोरियम उसका एग्जाम्पल है। ये जो प्रोसेस है इससे क्या मिलेगा? तो बच्चा जब ये फ्यूजन होगा तो बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी रिलीज होंगी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम द एनर्जी इज यूज टू हीट वाटर टू मेक स्टीम। द स्टीम रन्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनर्जी रिलीज होगी इससे हम वाटर को हीट करेंगे जिससे स्टीम बनेगा और स्टीम से जनरेटर रन होगा जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। पावर प्लांट जो जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर, उनको बहुत कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, लेस पोल्यूशन होते हैं। अगर हम कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहीं पर वो पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें इतना पोल्यूशन नहीं होता। पर जो बेटा जो रेडिएशन निकलती है इस प्रोसेस में वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है इस रेडिएशन लीकेज को रोकने के लिए। मेकिंग द प्लांट एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटाइज कॉस्टली। बच्चा प्लांट बनाना और उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना दोनों ही बहुत कॉस्टली अफेयर है। अगर कोई एक्सीडेंट बाय चांस भी हो गया इस प्लांट में बिकॉज ऑफ रेडिएशन, लीक आउट हो गई, बाहर की तरफ चली गई, तो वो प्लांट एनिमल, एक बहुत बड़े एरिया के प्लांट और एनिमल को बर्बाद कर देगी। तो बच्चा जो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये भी नॉन रिन्यूएबल है। क्यों है नॉन रिन्यूएबल? क्योंकि यूरेनियम थोरियम एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ में अवेलेबल है ना, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको ख़त्म होने में एक टाइम के बाद, पर इतना टाइम तो लग जाएगा मतलब कि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन आराम से इसका यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। एज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस विल टेक लॉन्ग टाइम। इसमें बहुत भी टाइम लग जाएगा, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्यूल लग रहा है बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लीड द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। अगर बोले कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है तो वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। द चीप न्यूक्लियर फ्यूल, द यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया, जर्मनी, ये भी वो कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूरेनियम कहाँ कहाँ पर मिलता है बच्चा? झारखंड में। वाइल थोरियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉन्जाइट सैंड, यूरेनियम हमें मिलता है बच्चा झारखंड से। और थोरियम की बात करें कि थोरियम कहाँ से लाएंगे तो थोरियम मिलता है मॉन्जाइट सैंड से जो केरला के शोर्स पर अवेलेबल है। दीज आर एटॉमिक पावर प्लांट्स एट तारापुर, तारापुर में है एक एटॉमिक पावर प्लांट। महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कल्पक्कम तमिलनाडु, कोटा एंड रवातभाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, कैगा कर्नाटका, कैगा कर्नाटका, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, राजस्थान में एक और कोटा भी है, तारापुर महाराष्ट्र। ये हमारे इंडिया के कुछ पावर प्लांट्स हैं। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में लीड कौन कर रहा है तो वर्ल्ड का लीडर है यूरेनियम प्रोडक्शन में कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और अगर पूछा जाए कि मेजर प्रोड्यूसर न्यूक्लियर पावर के कौन कौन से, तो वह यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया, जर्मनी। सोलार एनर्जी, हम बच्चा ट्रेडिशनली सन की एनर्जी को यूज़ करते आ रहे हैं हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फिश को ड्राई करने के लिए। ठीक है। हम सी से सॉल्ट बनाते हैं, सी वाटर से सॉल्ट बनाते हैं, वो भी सोलर एनर्जी का यूज़ करके। साइंटिस्ट ने अब एक और तरीका डेवलप कर लिया है, सोलर हीटिंग डिवाइसेस या सोलर सेल्स। जो सोलर कुकर्स होते हैं, वाटर हीटर्स हैं जो सन की हीट का यूज़ करके, a solar cell converts solar energy into a small amount of electricity.
जो सोलर सेल हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेनी ऑफ सोलर सेल आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल। बहुत सारे सोलर सेल को ज्वाइन करके एक सोलर पैनल बना दिया जाता है। फिर ये पैनल जनरेट करता है इनफ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को टू चार्ज अ बैटरी। बैटरी देखो, पहले छोटे छोटे सोलर सेल होंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे सोलर सेल। ये छोटे छोटे सोलर सेल मिलके क्या बनाएंगे, पहले छोटे छोटे सोलर सेल होंगे, ये छोटे छोटे अमाउंट में क्या बनाएंगे, सोलर एनर्जी। फिर इनको कंबाइन करके एक बड़ा सा सोलर पैनल बना दिया जाएगा और फिर ये सोलर पैनल इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो फिर से एक आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, जिससे लैम्प, टीवी सेट भी चल सकता है। सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है, ख़त्म नहीं होगी, ना ही तो पॉल्यूटिंग है, नॉन पॉल्यूटिंग है, कभी पोल्यूशन नहीं करेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट्स। ये किसके लिए होती है, स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है, और उन्हीं जगहों पर यूज़ हो सकती है जहाँ पर प्लैनेटी में सनशाइन हो, जहाँ पर प्लैनेटी में सनशाइन हो। स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी आप खुद करनी है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, मैं इस एक्टिविटी को पढ़ भी नहीं रही हूँ, आप लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें आराम से। चलो, अब हम सोलर कुकर पढ़ेंगे। सोलर कुकर भी ग्लास को यूज़ करता है टू ट्रैप हीट। सोलर कुकर भी किसको यूज़ करता है बच्चा, ग्लास को। किसको ट्रैप करने के लिए, हीट को ट्रैप करने के लिए। इट इज़ बेसिकली एन एयर टाइट बॉक्स। ये क्या है, बेसिकली एक एयर टाइट बॉक्स होता है, जिसके टॉप पे क्या होता है, ग्लास होता है। देखो यहाँ पर इमेज में दिया है ये, ठीक है, एयर टाइट बॉक्स है, जिसकी टॉप वाली लेयर में क्या होता है, ग्लास होता है, और एक मिरर लगा होता है टॉप ऑफ द बॉक्स, जो कि डायरेक्ट करता है मोर सनलाइट को बॉक्स के अंदर। बॉक्स को ब्लैक पेंट किया जाता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करे। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड सम अदर इंसुलेटिंग मटेरियल सो दैट इट डज नॉट लूज हीट बाय कंडक्शन। और इसको बनाते हैं वुड से, प्लास्टिक से, या और किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, जिससे क्या हो कि ये कंडक्शन से हीट को लॉस ना करे। ये जो टाइप का कुकर है, इसमें आप राइस, वेजिटेबल कुक कर सकते हैं। विंड एनर्जी, अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो बच्चा हम बहुत टाइम से है ना, हमारी बोट्स को सेल करने के लिए, मतलब नाव को चलाने के लिए, विंड मिल्स के लिए विंड एनर्जी का यूज़ करते आए हैं। विंड मिल का जो काम होता है इज नाउ डन बाय इंजन। अब कौन करने लगे बच्चा, इंजन। However, special windmills called wind turbines are now used to turn the shaft of generator. फिर भी अभी किसका यूज़ होता है, स्पेशल विंडमिल्स का यूज़ होता है जनरेटर्स के शाफ्ट को टर्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑल द विंड इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड कैसा है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ नॉट वेरी डिपेंडेबल एज इट डज नॉट ब्लो एन इक्वल स्पीड एट ऑल टाइम। बेटा विंड क्लीन सोर्स तो है एनर्जी का, पर हम इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा एक ही स्पीड से नहीं बहती है, कभी बहुत तेज़ चलती है तो कभी चलती ही नहीं है। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जर्मनी, यूएसए, स्पेन, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, यूके, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो जनरेट करती हैं पावर किससे, विंड एनर्जी से। इंडिया में विंड टर्बाइन सेटअप किए गए हैं सेवरल प्लेसेस पे, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये वो जगह हैं इंडिया में जहाँ पर हमने विंड मिल्स एस्टेब्लिश, मतलब लगा रखी हैं, सेट है। कहाँ पर सेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर विंड मिल्स हैं। जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से आती है बच्चा, वो हीट एनर्जी जो हमारे अर्थ के अंदर इंटीरियर में है, उसे हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। ये वाटर को हीट करने में, स्टीम प्रोड्यूस करने में यूज़ की जा सकती है। जैसे नेचुरली हम लोग देखते हैं कई जगह पर हॉट स्प्रिंग होती हैं, गीजर्स होते हैं, जहाँ से कंटिन्यू गर्म पानी निकलता रहता है ना, ज़मीन के अंदर से ही। हॉट वाटर एंड स्टीम कैन बी यूज फॉर हीटिंग बिल्डिंग्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ करके आप बिल्डिंग को हीट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल है, नॉन पोल्यूटिंग है,
However, it can be used only where the source of heat lies near the earth's surface. हर जगह पे आप जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। ये कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर हीट का सोर्स अर्थ सरफेस के पास हो, सिर्फ वहीं मिलेगी। अगर हम बात करें कि अभी कहाँ पर हो रहा है, तो यूएसए, न्यूजीलैंड, मेक्सिको। यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मेक्सिको, फिलीपींस, ये लीडिंग यूज़र है जियोथर्मल एनर्जी का। इंडिया में भी कुछ प्लेसेस हैं जैसे मणिकरण कहाँ पर है इंडिया में बच्चा? इंडिया में भी मणिकरण हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है, पग वैली लद्दाख में है। यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करने का हमारे पास स्कोप है, पग वैली लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो बच्चा वो एनर्जी जो हम टाइड से जनरेट करेंगे उसे टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। वाटर फ्लोइंग इन ड्यूरिंग हाई टाइड कैन बी ट्रैप्ड बिहाइंड अ डैम। हाई टाइड में जो पानी फ्लो करता है उसको आप डैम के पीछे ट्रैप करके रखेंगे अक्रॉस अ नैरो बे, एक बहुत ही पतली बे में। एट लो टाइड द वाटर बिहाइंड द डैम स्टैंड हाई देन द वाटर इन द बे। अब लो टाइड के टाइम पे क्या होगा? देखो स्टूडेंट, फिर से सुनना कि वाटर फ्लोइंग ड्यूरिंग हाई टाइड के टाइम में जो वाटर फ्लो हो रहा था कैन बी ट्रैप्ड बिहाइंड द डैम। डैम के पीछे उसको आपने क्या किया? ट्रैप करके रखा। बिल्ट अक्रॉस अ नैरो बे, ठीक है, एक नैरो बे बनाई थी। पर जब लो टाइड होगी तो जो वाटर था बिहाइंड द डैम स्टैंड हायर देन द वाटर इन द बे। बे में जो पानी है उससे ज़्यादा हमने पीछे ट्रैप करके रखा है। इट इज़ देन मेड टू फॉल इन टू द बे, फिर उसको हम बे पे फॉल कराते हैं और ये जो फॉलिंग वाटर है ये शाफ्ट को टर्न करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। पर बच्चा ये तभी पॉसिबल है जब लो टाइड हाई टाइड के वाटर लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। फ्रांस, कनाडा, रशिया लीडिंग प्रोड्यूसर है टाइडल एनर्जी के। इंडिया में भी गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर स्कोप है कि हम टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। बायोगैस बच्चा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट वेस्ट पे एनिमल डंग के ऊपर काम करते हैं, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके ऊपर काम करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस, है ना। बायोगैस विच इज़ मोस्टली मीथेन गैस। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, फ्यूल की तरह से यूज़ किया जा सकता है। जो वेस्ट लेफ्ट था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैस कैन बी यूज जस्ट मैन्योर, जो बचा पार्ट है गैस प्रोड्यूस करने के बाद उसको मैन्योर खाद की तरह यूज़ कर लो। बहुत सारे बायोगैस प्लांट हैं इंडिया में रूरल एरियाज़ में। जो बायोगैस प्लांट हैं वो रिन्यूएबल मटेरियल है एंड आर इजी एंड चीप टू बिल्ड, ईजिली बन जाता है, बहुत कम दामों में बन जाता है। अगर आपके पास कैटल्स हैं तो कैटल्स का डंग होगा ही। अगर आपके जो बगीचा है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं तो उस प्लांट के जो लीव्स हैं, वेस्ट पार्ट है, वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो, फिर वहाँ से फ्यूल प्रोड्यूस हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बच्चा, जिस रेट से हम मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उससे एक ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसे कंजर्व करके रखना पड़ेगा। बाय नाउ अभी तक हमने बहुत सारे यूज़फुल मिनरल्स पढ़ लिया, उनके यूजेस को देख लिया, किस तरीके से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये भी देख लिया। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है ना। तो हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा चालू कर दिया, उनको यूटिलाइज़ करना चालू कर दिया, जिससे कि ग्रेजुअली हमने देखा कि जितने भी मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल थे उन सब का धीरे 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 करके क्या हो रहा है? डिप्लीशन, वो ख़त्म होते जा रहे हैं ना, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल है, बोले वो कोल हो, फ्यूल हो, पेट्रोलियम हो। अगर हमने इनको केयरफुली नहीं रखा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंजर्व करना है। कंजर्व कैसे करना है? हमें हमारी माइनिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है जिससे वेस्टेज नहीं हो। हमें जुडिशियस और सेलेक्टिव माइनिंग करनी होगी। मेटेलिक मिनरल जैसे कि आयरन, टीन, एल्यूमिनियम है, इनको रिसाइकल करने का सोचना चाहिए। रीयूजिंग डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दी सब्सटेंस, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इनसे बने हुए थे उनको फिर से रीयूज़ करना चाहिए। चीपर और मोर अबेंडेंट अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है।
एल्यूमिनियम एक मिनरल अबंडेंट है जो इंडिया में, उसको आप कॉपर के प्लेस पे यूज़ कर सकते हो, जो आज इंडिया में ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। अगर हम इंडिया में कॉपर की बात करें तो धीरे धीरे कॉपर ख़त्म होता जा रहा है, उसकी जगह आप किसको यूज़ कर सकते हो, एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हो। फिर यूजिंग इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ पावर इंस्टीड ऑफ एग्जॉस्टिबल, भैया जो अभी हमने पढ़ा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उनका यूज़ करो, इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज का यूज़ करो। एक्सप्लोरेशन करने के पहले उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो जहाँ पर गुड मिनरल डिपॉजिट है, जहाँ पर रीजनेबल कॉस्ट में माइनिंग हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, मुझे भी पता है कि मैंने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में। एक तो इतना अननेसेसरी लेंदी था कि विल पावर ही ख़त्म हो गई थी। चलो, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।